Hello class 5th, welcome to EVS classes. In EVS, you are studying chapter 15. Chapter name is food production. Our today's topic is green revolution. What is the mean by green revolution? The great increase in the production of food grains. ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? फूड ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, उनके प्रोडक्शन में, उनके उत्पादन में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी, यही कहलाता है ग्रीन रिवोल्यूशन. ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़, तो यह फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में ग्रेट इंक्रीज होगा कैसे? तो ये होगा कैसे? ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़, अच्छे उत्पाद देने वाले जो वेराइटीज़ हैं, जो अनाज के जो बीज हैं, उनका उपयोग करके. टू द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स का उपयोग करके, कीटनाशक का उपयोग करके. खेतों में जो अनाज हम उगाते हैं उसमें जो है बीमारियां लग जाती हैं, जिससे जो है उत्पादन नहीं हो पाता. तो अच्छे किस्म के पेस्टिसाइड्स का उपयोग करके, ताकि फसल को कीटों से बचाया जा सके. एंड टू बेटर मैनेजमेंट ऑफ टेक्निक्स, और अच्छी तकनीकी का उपयोग करके. तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? हरित क्रांति क्या है? अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करना, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना, तथा कृषि की आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर भोजन के फूड ग्रेन्स जो अनाज है उनका अधिक मात्रा में उत्पादन करना ही ग्रीन रिवोल्यूशन कहलाता है, हरित क्रांति कहलाता है. सबसे पहले हरित क्रांति को, ग्रीन रिवोल्यूशन को भारत में किसने ग्रीन रिवोल्यूशन से इंट्रोड्यूस कराया? किसने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बताया? तो उनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन. ये हैं एम.एस. स्वामीनाथन. इन्होंने ही भारत को ग्रीन रिवोल्यूशन से इंट्रोड्यूस कराया था. लेकिन अगर हम भारत की नहीं, अगर पूरे विश्व की बात करें, तो पूरे विश्व को ग्रीन रेवोल्यूशन से इंट्रोड्यूस करवाया था नॉर्मन बोरलॉग ने. तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट किया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1965. आपके बुक में 1967 दिया हुआ है. विथ द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स इन इंडियन एग्रीकल्चर्स. सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करके 1965 से ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति भारत में शुरू की गई. द एंड रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट व्हेन इट कम टू फूड ग्रेन्स. ग्रीन रेवोल्यूशन का उद्देश्य क्या था? भारत को भोजन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाना. धीरे धीरे जो है देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, और उसकी अपेक्षा जो भोजन का, जो फसल का जो उत्पादन था, वो कम था. तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करके अधिक से अधिक मात्रा में जो है अनाज का उत्पादन किया जाए, ताकि जो भी हमारी पॉपुलेशन है, जो भी हमारी जनसंख्या है, उनको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज हो सके. यही उद्देश्य था ग्रीन रिवोल्यूशन का. तो आइए बच्चों, लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में. When the British left India for 4 years later in 1947, India continued to be haunted by memories of Bengal famine. जो इससे पहले हमने बंगाल फेमाइन के बारे में पढ़ा, बंगाल अकाल के बारे में पढ़ा हमने, कि किस तरीके से जापानीज़ के अतिक्रमण को रोकने के लिए हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था. और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह खतरा था कि जो जापान है वो पूर्वी साइड से हमारी कंट्री में इंटर कर सकता है, भारत में इंटर कर सकता है. तो उनकी एंट्री को रोकने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने क्या किया, पूर्वी साइड में जो भी खेत थे उनको जला दिया, और जो भी फूड सप्लाई, भोजन की सप्लाई थी
दूसरे क्षेत्रों से पूर्वी साइड में हो रही थी उसको पूरी तरह से रोक दिया गया। तो भोजन पर्याप्त मात्रा में जो फसलों को जलाया गया था उनकी एंट्री को रोकने के लिए, और पूर्वी क्षेत्र में जो भी खेत थे उसको मिलिट्री कैंप बना दिया गया था। सेना वहाँ पे तैनात थी जो कि जापानीज की एंट्री को रोकने के लिए वहाँ पे तैनात कर दी गई थी। तो फसलों को जलाने से जो इतना नुकसान हुआ था जिसके कारण बहुत सारे लोग भूख से मरे थे। तो यही घटना कहलाती है बंगाल फैमाइन, बंगाल अकाल। तो ये हुआ था घटना 1943 में। तो 4 साल बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत को छोड़ के चले गए, तो 4 साल के बाद 1947 में इंडिया कंटिन्यू टू बी हंटेड बाय मेमोरीज ऑफ बंगाल फैमाइन। भारत अब भी आतंकित था। जो बंगाल अकाल की जो घटना हुई थी इससे भारत अभी भी आतंकित था। इट वॉज देयरफॉर नेचुरल दैट फूड सिक्योरिटी वॉज अ पैरामाउंट आइटम ऑन अ फ्री इंडियाज एजेंडा। तो भारत के आज़ाद भारत के जो भी एजेंडा है उसमें सबसे पैरामाउंट सबसे महत्वपूर्ण ये था कि फूड सिक्योरिटी, भोजन की सुरक्षा की जाए। यह स्वाभाविक था, यह प्राकृतिक रूप से था, क्योंकि भारत ने भोजन के अकाल को झेला था, भोजन की कमी को झेला था। तो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला एजेंडा, सबसे पहला कार्य यही था कि किस प्रकार से हम फूड सिक्योरिटी लाए। भोजन जो है हमारे देश में लोगों की जो भी जनसंख्या है उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो सके, उनको भोजन की कमी न हो, जैसा कि बंगाल अकाल में देखने को मिला। तो क्या ऐसा किया जाए जिससे भोजन की कमी हमारे देश में न हो, यह मुख्य एजेंडा स्वतंत्र भारत का था। दिस अवेयरनेस लेड ऑन वन हैंड टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। यही अवेयरनेस ने, इसी जागृति ने भारत को हरित क्रांति के तरफ भारत को ले गई। However, the term Green Revolution is applied to the period of from 1967 to 1978। हरित क्रांति का जो कब अप्लाई हुआ हमारे देश में, 1967 से 1978 के बीच में अप्लाई हुआ। पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग एट मच फास्टर रेट। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। दैन फूड प्रोडक्शन, और भोजन का उत्पादन जो है बहुत ही कम था। भोजन का जो भी फसल हम खेतों में उपजाया जाता था, खेतों में जो भी उगाया जाता था, जो भी क्रॉप्स, उससे उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता था, उतना ज़्यादा अनाज नहीं निकलता था, और जितनी जनसंख्या हमारी थी, और जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो इसी कारण से ग्रीन रिवोल्यूशन को, हरित क्रांति को लाया गया। दिस कॉल्ड फॉर ड्रेस्टिक एक्शन टू इंक्रीज एल्ड। हरित क्रांति से हम बहुत ही एक भोजन के उत्पादन में, अनाज के उत्पादन में एक बहुत ही इंक्रीज देखने को मिला। दिस कॉल फॉर ड्रास्टिक एक्शन टू इंक्रीज एल्ड। तो इसी कारण से भोजन के उत्पादन के लिए, भोजन के उत्पादन को, जो भी प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज करने के लिए ड्रास्टिक एक्शन लिया गया, कड़े कदम उठाए गए ताकि भोजन का उत्पादन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। द एक्शन कैम इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो एक्शन, जो भी कार्य किए गए कि उत्पादन हमारा बढ़े, वही एक्शन जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से उभर कर सामने आया। जो भी चीज़ें की गई खेती के लिए, खेती में ज़्यादा अनाज उत्पादन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अनाज का प्रोडक्शन हो, इसके लिए जो भी चीज़ें की गई, यही चीज़ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से, हरित क्रांति के नाम से सामने आई। इसी को लोग हरित क्रांति कहने लगे। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन इज द जनरल one that is applied to successful agriculture experiment in many third world countries. It is not specific to India, but it was most successful in India. जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये एक सफल
एग्रीकल्चर के जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी प्रयोग हैं, वो लगभग प्रत्येक तीसरे देश में जो है अप्लाई किया गया। ये केवल भारत में ही नहीं था, लेकिन भारत में यह बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ यह ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हाट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? हरित क्रांति क्या है भारत में? देयर वेर 3 बेसिक एलिमेंट्स इन द मेथड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के लिए मुख्य रूप से 3 तत्व हैं। क्या क्या वो उसमें है? कॉन्टिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए किया गया कौन कौन सी चीज़ की गई ग्रीन रेवोल्यूशन में? तो सबसे पहले जो खेती करने का जो एरिया है उसको बढ़ाया गया, खेतों बढ़ाया गया। जब खेत ज़्यादा होंगे तभी तो हम उस पर अनाज का उत्पादन ज़्यादा कर सकेंगे। तो कॉन्टिन्यूड एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन किया गया, बढ़ाया गया फार्मिंग एरिया, जो भी खेती करने वाले जो एरियाज थे उनको बढ़ाया गया। डबल क्रॉपिंग ऑन एग्जिस्टिंग फार्मलैंड्स, और जो भी फार्म लैंड हैं उस पर डबल क्रॉपिंग की गई। और जो भी सीड्स हैं उसमें क्या किया गया, जो भी अच्छी गुणवत्ता वाले जो सीड थे, इम्प्रूव्ड जेनेटिक के जो सीड थे, अच्छी गुणवत्ता वाले जो सीड थे, उनका उपयोग किया गया। और साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स का भी उपयोग किया गया। अच्छे आधुनिक इम्प्लीमेंट्स, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स का भी उपयोग किया गया ताकि खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। पेस्टिसाइड्स के छिड़काव से खेतों की जो फसल है उसको कीटों से भी या किसी भी बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो अनेक प्रकार के पेस्टिसाइड्स का भी उपयोग किया गया। तो मुख्य रूप से 3 इसमें चीज़ें की गई ग्रीन रेवोल्यूशन में। उस दौरान सबसे पहले फार्मिंग एरियाज़ को बढ़ाया गया, खेती के लिए जो खेत है जहाँ पे क्रॉप्स को उगाना है उस एरिया को बढ़ाया गया। दूसरा, डबल क्रॉपिंग की गई, अनाज थोड़ा सा जो भी उगाया गया उसकी डबल क्रॉपिंग की गई। और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग किया गया। मुख्य रूप से ये 3 चीज़ें उस दौरान की गई। कल हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन। Introduction of Green Revolution. The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high-yielding varieties, that is HYVs, of seeds. Compared to the traditional seeds, HYV seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc.